Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new chapter of class 12th physics, that is current electricity. ठीक है, तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ा है, ठीक, और उससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. ठीक है, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है ना. इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी लॉज है वो सारे लॉज डिस्कस करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी टर्म्स है उन सारे टर्म्स को इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इस प्लेलिस्ट में या इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्लियर. तो लेट्स सी व्हाट इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस इट इज अ स्टडी ऑफ electric charge in moving state. It means अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन के स्टेट में है, इससे पहले देखो चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि चार्ज अगर रेस्ट के स्टेट में है तो वो क्या क्या फिनोमेना शो करता है. ठीक है ना, तो उसकी स्टडी कर ली हमने. और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस करेंगे मूविंग स्टेट के बारे में. अगर चार्ज मोशन के स्टेट में अगर मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में वो किस फिनोमेना को शो करता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इट मींस या करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन होगा स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मूविंग स्टेट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक ना, मूविंग स्टेट और हम कह सकते हैं इन अ मोशन और इन मोशन. ठीक है, मूविंग स्टेट मतलब सेम वही हो गया कि मोशन के स्टेट में वो मूव कर रहा है. तो अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी स्टडी जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया जाएगा. ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक एंड फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट. तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना इलेक्ट्रिक करंट. ठीक, इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट का मींस क्या है और इसका इंपॉर्टेंट क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू. लेट्स सपोज यह समझ लेते हैं यहाँ पे. सबसे पहले इसका डिफाइन लिख देते हैं. इलेक्ट्रिक करंट मींस इट इज अ रेट of flow of electric charge, rate of flow of electric charge is called electric current. Electric current. Rate of flow of electric charge is called electric current. अगर चार्ज फ्लो हो रहा है रेट से, रेट का मीन्स वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो अगर चार्ज फ्लो होता है तो वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. देखो अब रेट ऑफ फ्लो का क्या इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं. ठीक है ना, क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की क्या इंपॉर्टेंस है. लेट्स सपोज वी हैव टू पर्सन. ठीक है ना, पर्सन ए एंड एक और पर्सन है हमारे पास पर्सन बी. ठीक है, ये हमारा एक बी पर्सन है. ठीक, ये दोनों बीमार हैं, ये भी बीमार है, ये भी बीमार है. ठीक है ना, इसको 25 ml ग्लूकोज चढ़ाना है, इसको भी 250 ml ग्लूकोज क्या करना है, इसको भी चढ़ाना है. ठीक है, इसको हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं 250 ml से ग्लूकोज जो है कंटिन्यूसली इसको 2 आवर्स में इसको देते हैं. मतलब इसको जब ग्लूकोज चढ़ाएंगे तो 2 घंटे तक चढ़ाते हैं ग्लूकोज. ठीक है, और वही बी पर्सन को अगर 200 ml का ग्लूकोज जो है मान लो इसको मैं चढ़ा देता हूँ इसको 10 मिनट के अंदर. इसमें कितने मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर. तो क्या होगा, इसको भी उतना अमाउंट में ग्लूकोज दिया, इसको भी उतना अमाउंट में ग्लूकोज दिया, लेकिन इसको 2 आवर्स में दिया, इसको 10 मिनट के अंदर इसकी बॉडी में एंटर करा दिया.
ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में हमें पता है ये ग्लूकोज जो है 25 ml ग्लूकोज ए पर्सन के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ये इसके लिए बहुत लाभदायक होगा, ये इसकी बॉडी को क्या करेगा, ठीक करेगा, इसके बॉडी के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर 250 ml ग्लूकोज जो है 10 मिनट के अंदर इस बी पर्सन को अगर चढ़ा देते हैं, इस बी पेशेंट्स को अगर चढ़ाते हैं तो क्या होगा, मे बी इसकी यहाँ पे डेथ हो जाए, क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही अमाउंट में हम ग्लूकोज दो बॉडी को चढ़ा, दो पर्सन को हम दे रहे हैं, लेकिन एक को 2 आवर्स में दे रहे हैं, एक को 10 मिनट्स में दे रहे हैं। तो अगर इसमें रेट ऑफ फ्लो को हम क्या करते हैं, रेट ऑफ फ्लो मींस टाइम ऑफ रेट, जिस टाइम से इसको ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, तो रेट ऑफ फ्लो कितना होगा इसका 250 ml बाय 2 आवर्स में कितने मिनट्स हो गए, 120 मिनट। तो ये होगा 25 बाय 12 ml पर मिनट, ये इसका रेट ऑफ फ्लो हो गया। फिर इसका रेट ऑफ फ्लो कितना हो गया, 250 ml बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, 25 ml पर मिनट। तो इसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, ज्यादा है इसकी कंपैरिजन में। तो रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होने से ग्लूकोज का, तो ये पर्सन जो है यहाँ पे इसके डेथ हो सकती है, ठीक है, ये स्वर्गलोक सिधार जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर फ्लो करता है तो उसका रेट जो है वो डिपेंडेंट होता है, रेट ऑफ फ्लो का एक इंपॉर्टेंस होता है। सेम अगर इस बॉडी को अगर चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, 2 कूलम का चार्ज 10 आवर्स में, कितने आवर्स तक, 10 आवर्स तक इसके बॉडी में 2 कूलम का चार्ज हम फ्लो करा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, तो एक अच्छी सी अच्छा फील करेगा, ये इसकी बॉडी में एक सेंसेशन क्रिएट होगा इस चार्ज की वजह से, ये अच्छा फील करेगा। लेकिन वही है, अगर इस पर्सन को 2 कूलम का चार्ज अगर 1 मिनट के अंदर इसको सप्लाई कर दे तो क्या होगा, फिर से अगेन इसकी डेथ हो जाएगी। क्यों, तो यहाँ पे अगेन अगर चार्ज फ्लो होता है किसी भी बॉडी में तो उसका रेट ऑफ फ्लो जो है उसका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, क्लियर है। तो रेट ऑफ फ्लो का इंपॉर्टेंस हो गया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स सपोज delta Q charge is flowing through a conductor in delta t time, then electric current, then electric current, ठीक है, मतलब डेल्टा टी टाइम, मतलब किसी कंडक्टर्स में अगर डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी यहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब डेल्टा टी टाइम बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम टाइम है, लेट्स सपोज डेल्टा टी यहाँ पे 0.001 सेकेंड है, तो 0.001 सेकेंड बहुत नेग्लिजिबल टाइम से, तो अगर डेल्टा टी अप्रोच करता है 0 को, देन I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा q बाय डेल्टा t, एंड डेल्टा q बाय डेल्टा t और t इज टेंड्स टू 0, तो उस कंडीशन में इस वाले पूरे फंक्शंस को लिख सकते हैं dq बाय dt। तो यहाँ पे करंट के लिए फॉर्मूला जाएगा I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। तो dq अपॉन dt तब यूज करेंगे जब यहाँ पे चार्ज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्ज q चेंज विथ टाइम, ठीक है, अगर q जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में हम करंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे I इज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, ठीक। if I is constant, ये स्टडी करंट I is a steady current, then I is equal to लिखेंगे Q by T। अगर यहाँ पे चार्ज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस फॉर्म में या एक कंटिन्यूअस रेट में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, एक ही कंटिन्यूअस रेट से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा और I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन T। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब Q
टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब करंट जब चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ये जगह इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू टाइम। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? यूनिट, तो अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q बाई टी। Q मीन्स कूलम, बाई टी मीन्स सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को हम लिखते हैं एम्पियर। इसको A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में EMP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। तो बेसिकली हम अगर करंट को मेजर करेंगे तो इसका SI जो यूनिट है, SI सिस्टम में जो यूनिट है वो क्या होगा, एम्पियर होगा। एम्पियर में ही उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्लियर है? अगर इसे डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगा, ये जाएगा A। ठीक है, तो डायमेंशन हो जाएगा A, एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट, इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity। करंट हमारे क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, सॉरी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट तो होता है करंट में, लेकिन स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर जो रूल्स होते हैं उसको नहीं फॉलो करता है इलेक्ट्रिक करंट। नाउ डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सिंपल सी टॉपिक्स है। चलिए, डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेट्स सपोज अगर Q चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मींस करंट भी इसी डायरेक्शन में। ठीक, और हम कह सकते हैं, और इन द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये जो है अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे किस तरीके का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इट मींस अगर लेट सपोज अगर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके अपोजिट होगा। क्लियर? जो यहाँ पे ये जो करंट होता है, इस करंट को कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का करंट जो करंट जनरेट होता है, इस करंट को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो एक तो कन्वेंशनल करंट जो हमारे पास कन्वेंशन से आता है। ठीक है, सबसे पहले जब करंट की स्टडी हो रहा था, यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री करंट का। जब हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बना रहे थे तो उस कंडीशन में हमें ना तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, ना प्रोटॉन के बारे में पता था, ना न्यूट्रॉन के बारे में पता था। मतलब जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है किसी भी एलिमेंट का, इस फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हमारे पास बिल्कुल भी इसका नॉलेज नहीं था। ठीक है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये कब डिस्कवर हुए, 1915 के बाद जाके डिस्कवर हुए। ठीक है ना, 1915 से पहले पहले हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हम पूरा बना चुके थे, पूरी की पूरी हमारी थ्योरी डेवलप हो चुकी थी। तो उस कंडीशन में हमें ये नहीं पता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा किसी भी कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन के कारण जनरेट होगा, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। और हमें ये भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हमने उस कंडीशन में ये लेट किया था, ये कन्वेंशन बनाया था कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट का होगा। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक
करंट होगा। ये हमारा कन्वेंशन था, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, क्योंकि कन्वेंशन से आता है। लेकिन बाद में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आ गए, जब इनकी हमने डिस्कवरी कर ली, इसकी प्रॉपर्टीज हमने चेक करे, हमने फिर कंडक्टर की स्टडी करा, फिर हमें ये पता चला कि जब कंडक्टर के क्रॉस हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर टाइनी टाइनी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रिक सॉरी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इज इट क्लियर? तो डायरेक्शन की भी बात कर ली, या अगर हम पोटेंशियल के फॉर्म में इसके डायरेक्शंस की बात करेंगे तो पोटेंशियल के फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। क्या? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। अगर लेट्स सपोज अगर ए पॉइंट है इसके और यहाँ पे बी पॉइंट है और ए पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, बी का 0 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ए टू बी होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। इज इट क्लियर? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के पास अपना एक मैग्नीट्यूड है, जैसे 10 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ 10 एम्पियर का करंट है, तो 10 एम्पियर का करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड है 10, ठीक ना, इसके बाद डायरेक्शन भी है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के होते हुए भी इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई? बिकॉज स्केलर इसलिए है बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर्स लॉ। वेक्टर्स लॉ, ठीक है, मतलब ये वेक्टर्स लॉ को कभी भी फॉलो नहीं करता है। वेक्टर्स लॉ उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी लॉ को ये फॉलो नहीं करता। लेट्स सपोज यहाँ पे ये वायर है, इस वायर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर एक और वायर है, ये 90 डिग्री पे है लेट्स सपोज, और इस पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, परपेंडिकुलर है, एंगल है दोनों के बीच में, दोनों वायर्स के बीच में। लेट्स सपोज यहाँ से एक वायर गया इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट करंट को शो करेगा, तो इस डायरेक्शन में कितना करंट पास होगा? यहाँ से 10 एम्पियर का करंट, यहाँ से 5 एम्पियर का करंट, इस डायरेक्शन में कितना जाएगा? हमें बताइए 15 एम्पियर का करंट पास होगा। सेम अगर फोर्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे करंट 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक, यहाँ पे अगर कितना 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे 3 न्यूटन का है, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स बनता है इस डायरेक्शन में, ये कितना बनता? 5 न्यूटन का ना। जब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो फोर्स बनेगा वो कितना होगा? 5 न्यूटन। इट मींस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो फोर्स है ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, लेकिन जब यहाँ पे करंट 90 डिग्री पर है, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट, यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लॉ यहाँ पे रिजल्टेंट जो करंट होना चाहिए था वो रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे टोटल करंट होगा 5 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर। ये अंडरस्टूड है कि क्योंकि यहाँ से 5 एम्पियर का करंट है, यहाँ से 10 एम्पियर का करंट गया, तो यहाँ से कितना एम्पियर का करंट निकलेगा? 15 एम्पियर का करंट निकलेगा, ठीक ना। लेट्स सपोज अनदर एग्जांपल्स, लेट्स सी, यहाँ से है 10 एम्पियर का करंट, ठीक ना, इस डायरेक्शन में गया 5 एम्पियर का करंट, तो इस डायरेक्शन में कितना जाएगा? लेट्स सपोज यहाँ पे जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, तो हमें पता है 10 एम्पियर का करंट इधर है, 5 एम्पियर इधर निकल गया, तो इधर जो है रेस्ट ऑफ करंट जाएगा, तो 5 माइनस 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है ये करंट वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये हमेशा अलजेब्रिक जो ऑपरेशंस है, अलजेब्रिक जो लॉज है, उन सारे लॉज को फॉलो करता है, अलजेब्रा को फॉलो करता है।
क्लियर है? तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का एक फिक्स डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कभी भी चेंज ना हो, वो परमानेंट डायरेक्शन हो, तो हमेशा अगर कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर एक परमानेंट डायरेक्शन होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। लेट्स सपोज करंट है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, कभी भी करंट लो से हाई की तरफ मूव नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक इसका डायरेक्शन है, हाई टू लो, तो इसलिए परमानेंट डायरेक्शन है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर है। सेम हमारा टाइम है, अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम अगर देखेंगे तो टाइम जो है वो प्रेजेंट पास्ट से कहाँ आ रहा है? प्रेजेंट, और प्रेजेंट से फ्यूचर, कहाँ जा रहा है? फ्यूचर। टाइम का हमेशा एक डायरेक्शन है, वो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आ रहा है और प्रेजेंट से हमेशा फ्यूचर की तरफ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे डायरेक्शन है टाइम के पास, लेकिन डायरेक्शन क्या है? परमानेंट है, फिक्स्ड है, ये डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो सकता। डायरेक्शन कभी टाइम का फ्यूचर से प्रेजेंट में नहीं आ सकता है, और प्रेजेंट से हम कभी भी पास्ट में नहीं जा सकते। अभी तक तो पॉसिबल ये नहीं है कि हम फ्यूचर से प्रेजेंट में जाए, प्रेजेंट से पास्ट में चले जाए, ऐसा हमारे पास अभी कोई सिस्टम भी नहीं है, कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है जिसकी हेल्प से हम टाइम के डायरेक्शन को हम रिवर्स कर सकें। लेकिन अब तक करंट जो टाइम है, टाइम फिक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जो एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब है टाइम भी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक फिक्स डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन को अगर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इट मींस वो हमारा क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी? जब हम किसी व्हाट इज फंक्शन और रोल ऑफ बैटरी, ठीक है? बैटरी का क्या रोल है या सेल का क्या रोल होता है किसी भी सर्किट में, ठीक? तो बैटरी या सेल जो है उस, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किट है, पहले एक सर्किट ले लेते हैं, या इस तरीके से उसको समझते हैं, दूसरे वे में समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है? क्या है? एक कंडक्टर है। इस इनिशियली हम लेट कर लेते हैं कि इस कंडक्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल भी जीरो है और इसका पोटेंशियल भी जीरो है, ठीक है? जीरो जीरो पोटेंशियल मतलब पूरा कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। इस कंडीशन में इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग पाथ में क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, इस तरीके से जिस जैसा मन उस तरीके से ये कंडक्टर के अंदर मूव करता रहता है, ठीक? जब करंट मूव, सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज है, जब ये चार्ज मूव कर रहे हैं, तो ये चार्ज के मोशन से कभी भी इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लेट्स सपोज यहाँ पे अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे एट अ इंस्टेंट, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भी मूव करता है। मतलब जिस इंस्टेंट करंट जो है LHS से RHS की तरफ जाता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन या करंट RHS से LHS में जाता है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करता है? पार करता है। तो इसलिए इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पार होने वाले नेट जो चार्ज होता है, नेट चार्ज कितना होगा? जीरो होगा, और इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी कितना जाएगा? जीरो, ठीक है? लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, इन दोनों एंड के अक्रॉस हम क्या करते हैं? पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज हमने इसका ए एंड जो है इसको पॉजिटिव कर दिया, इसका ये वाला एंड जो है हमने नेगेटिव कर दिया। ये एंड पॉजिटिव होने की वजह से इसका एक पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट, ये नेगेटिव करने से इसका एक पोटेंशियल होगा -10 वोल्ट, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हुई कितने वोल्ट का?
20 वोल्ट का, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक पर्टिकुलर मैनर्स में मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो इस कंडीशन में एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ओनली इलेक्ट्रॉन राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में नहीं जाएगा। जब राइट से लेफ्ट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इस कंडीशन में एक पर्टिकुलर टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ चार्ज फ्लो होता है और इस चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें करंट मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा मूव करता हुआ, जब इस एंड पे पहुंचेगा तो धीरे धीरे इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, इस यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रलाइज होता रहेगा और धीरे धीरे जब इसका पोटेंशियल कम होता रहेगा और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब इसका अगेन इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर में करंट जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहे, जब तक हम चाहे तब तक अगर हम इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि कंटिन्यूअसली इस वाले एंड को हमें पॉजिटिव चार्ज देते रहना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली इस एंड को भी हमें नेगेटिव चार्ज देता रहना पड़ेगा। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे कंटिन्यूअसली, इसको नेगेटिव चार्ज देंगे तो इस कंडक्टर में करंट क्या होगा, कंटिन्यूअसली हमारा इस कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूअसली करंट जो है फ्लो होगा। तो इसीलिए इस एंड को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए और इस एंड को नेगेटिव बनाए रखने के लिए इसके अक्रॉस हम क्या करते हैं कि बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी का यहाँ पे फंक्शन होता है वो इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होता है। अब फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये बैटरी क्या करता है, इस एंड से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, जिससे बैटरी का फंक्शन होगा यहाँ पे कि इस एंड से वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद उसको यहाँ से चार्ज अप करेगा, मतलब उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा बैटरी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेने के बाद उस एनर्जी को लेते हुए फिर कहाँ पहुंच जाएगा, इस एंड पे। जैसे इस एंड पे पहुंचेगा तो ये वाला एंड हमारा नेगेटिव, ये वाला एंड पॉजिटिव, तो हमारा क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, जब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला एंड हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा इसके बीच में इनके क्रॉस, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगा। कितना एनर्जी होगा, हाफ ऑफ क्यू वी, सॉरी सी वी स्क्वायर या हाफ ऑफ क्यू वी होगा, Q इंटू V, इतना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास होता है। फिर एक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से चलना इस एंड से A एंड से मूव करता है B एंड की तरफ। ठीक, जब ये मूव करेगा A टू B तो धीरे धीरे उस एनर्जी को क्या करता है, वो यूटिलाइज करता है इस कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए। ठीक है, या यहाँ पे इस कंडक्टर की जगह कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट अगर बल्ब है, मालूम लेट सपोज इसकी जगह क्या है, बल्ब है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी का यूटिलाइज करेगा इस बल्ब को जलाने में, इस बल्ब को यूटिलाइज करने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बल्ब क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेके उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, लाइट एनर्जी। ठीक है ना, फिर से जैसे इलेक्ट्रॉन इस एंड से पहुंचते, इस एंड से जब मूव करेगा इस एंड की तरफ, जैसे ये बी एंड पे पहुंचेगा तो इसके पास एनर्जी कितना जाएगा, 0। फिर बैटरी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के पास पहुंचेगा, बैटरी फिर से क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा, एनर्जी देके फिर उसको इस एंड पे पहुंचाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का यूटिलाइज करके फिर A टू B मूव करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है और बैटरी जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यूअसली क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, तो बैटरी का यहाँ पे फंक्शन होता है, बैटरी क्या करता है, कंटिन्यूअसली किसी भी कंडक्टर में एक करंट को फ्लो कराता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा बैटरी का फंक्शन, बैटरी का रोल, कि बैटरी किस तरीके से वर्क करता है और बैटरी का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी। फिर मिलते हैं।